Hello students, this is Rohit Kushwaha and today we are going to discuss a very important part of chemistry। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको साइंस में समझने में हेल्प करने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नेचर में कोई भी प्रोसेस होती क्यों है, या फिर किसी भी प्रोसेस के होने के पीछे रीज़न क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लो आपने एक बॉल लिया, उसको होल्ड करके रखे रहो, जैसे आप बॉल को छोड़ोगे तो क्या होगा, बॉल नीचे जाएगी। क्लियर है? बॉल ऊपर क्यों नहीं जाएगी? ठीक है ना, इसके पीछे रीज़न क्या है वो डिस्कस करेंगे आज हम लोग। या फिर मान लो दो आप अपोजिट चार्ज ले लो, तो जैसे आप अपोजिट चार्ज लोगे वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वो रिपेल क्यों नहीं करेंगे, या फिर इसके पीछे रीज़न क्या है वो डिस्कस करेंगे आज हम लोग। या फिर आप एक थर्ड एग्जांपल सिमिलर चार्जेस ले लो, तो जैसे आप सिमिलर चार्ज लोगे तो वो क्या होगा, आपस में रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करेगा, या फिर इसके पीछे रीज़न क्या है। वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वाई एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक प्लेस, नेचर में कोई भी प्रोसेस होती क्यों है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस। तो नेचर में कोई भी नेचुरल प्रोसेस क्यों। तो बच्चों देखो, अब हम लोग यही चीज़ें एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, एक बॉल ली जिसका मास m है और हाइट h है ग्राउंड से। क्लियर है? अब अगर मैंने पूछा बताओ इस बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर मैं बॉल को होल्ड करके रखा हुआ हूँ, इसका मास m है, हाइट h है और g ग्रेविटी है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, mgh होगी। क्लियर है? अब आप जैसे इस बॉल को छोड़ोगे ये बॉल कहाँ जाएगी, ग्राउंड पे टच करेगी, यानी नीचे जाएगी। क्लियर है? नेचुरली तो ऐसा ही होगा ना। तो जब नीचे आएगी तो मैंने मान लिया देखो नीचे आ गई। अब नीचे आई तो उसमें देखो चेंज क्या हुआ, पहले ये कंसीडर करते हैं हम लोग, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज हो क्यों रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो चेंज क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाइट कितनी हो चुकी है, जीरो, और एच की वैल्यू जीरो रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब बॉल ऊपर से नीचे आने में उसने किया क्या है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया, उसने डिक्रीज किया हुआ है। क्योंकि पहले कुछ ना कुछ वैल्यू तो थी ना, अभी वैल्यू कितनी हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, मतलब वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर पॉइंट देखो बच्चों, ये वाला पॉइंट आपको भी याद रखना है। अब मैं क्या करूंगा, बहुत सारे पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करूंगा आगे चल के। क्लियर है? अब देखो दूसरी बात, मैं आपको एक चीज अभी से ये समझाना चाहता हूं जो कि मैं आगे यूज करने वाला हूं। तो ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं कि मान लो दो चार्जेस रखे हुए हैं जो कि Q1 Q2 के चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर कितनी है, r है। ठीक है? तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और लगता है k मीन्स होता है कांस्टेंट, इनटू क्या होता है Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो Q1 Q2 क्या हो गया, चार्ज हो गया, और r क्या हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। क्लियर है? तो ये आपको फॉर्मूला 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, बट अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है कि दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लगता है, और यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं दो चार्ज के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है k मीन्स हो गया कांस्टेंट, और हो गया Q1 Q2 मतलब चार्ज की वैल्यू डिवाइड बाई r। क्लियर है? तो दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लगता है और ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आपको बस ये भी फॉर्मूला याद रखना है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका यूज क्या करते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वो मतलब फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का यूज मैं करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। आ रही होगी बात समझ में आप लोगों को? तो देखो हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। अब जो ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेता हूं। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या लिया, सिमिलर चार्जेस लिए। क्लियर है? सिमिलर चार्ज मतलब एक मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया और दूसरा भी क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया। तो नेचुरली ये देखा गया है कि जब आप सिमिलर चार्जेस लोगे
तो वो आपस में हमेशा रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं मतलब हमेशा दूर जाना चाहते हैं। क्लियर है? और इनके बीच के बाद हमने डिस्टेंस कितनी मान ली कि डिस्टेंस आर है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। तो देखो अगर मैंने पूछा दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पहले कैलकुलेट करते हैं। तो चलो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो होगी के, चार्ज मैंने ले लिया Q1 है, ये प्लस Q1 है, ठीक है, और ये प्लस Q2 है। तो Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई क्या हो गया, R हो गया। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब अगर मैं बात करूं नेचुरली क्या होगा, दोनों अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो क्या करेंगे, दूर जाएंगे। क्लियर है? अब अगर ये दोनों चार्ज दूर जाएंगे तो बताओ उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यानी नेचुरली ऐसा होगा कि ये दोनों चार्ज दूर जा रहे होंगे, और दूर जाएंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और अगर आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी इसका मतलब क्या होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, और ये जो कांस्टेंट होता है ये भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब आर अगर इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, यहां पर डिक्रीज करेगी। क्लियर है? यानी यहां पर भी नेचुरली क्या हो रहा है, देखो ये भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है। सेम वैसे ही जैसे एक बॉल को हम लोग ने होल्ड करके रखा था, उसको छोड़ा तो उसमें भी क्या हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही थी। यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, नेचुरली उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मानो ले लिया मैंने थर्ड नंबर, अपोजिट चार्ज ले लिया। चलो अब देखते हैं यहां पर क्या होगा, क्या ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। चलो देख लेते हैं। तो मान लो मैंने यहां पर क्या ले लिया, अपोजिट चार्ज, मतलब मैंने क्या ले लिया, प्लस Q1 ले लिया। एक दूसरा चार्ज मैंने ले लिया, मान लो माइनस Q2 ले लिया। तभी तो अपोजिट होंगे, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। और मैंने बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली, R ले ली। तो अगर मैं पूछूं बताओ दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है K मतलब हो गया कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 डिवाइड बाई R हो गया। इतना भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब देखो यहां पर दोनों चार्ज क्या थे, सिमिलर चार्ज थे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। चाहे तुम प्लस प्लस ले लो तो भी पॉजिटिव आएगा, चाहे तुम माइनस माइनस ले लो तब भी पॉजिटिव आएगा। बट यहां पर क्या है, अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज का जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, इन दोनों में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर है? तो यहां तक मैं मान के चल रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। अब अगर आप अपोजिट चार्ज लोगे नेचुरली नेचर में तो क्या होगा, अपोजिट चार्ज हमेशा देखा गया आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये दोनों मतलब क्या होगा, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच की बताओ रेडियस क्या होगी, डिस्टेंस कम होगी। अट्रैक्ट करना मतलब पास में आना, और पास में आएंगे तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर है? तो मैं यहां देखो लिख रहा हूं, यहां पर रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर रेडियस की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो मैं पूछूं यहां पे बताओ 1/r क्या होगा, 1/r इंक्रीज करेगा। क्लियर है? और अगर 1/r इंक्रीज करेगा और मैंने पूछा बताओ -1/r क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। ये समझ पा रहे हो? अगर r डिक्रीज करेगा तो 1/r इंक्रीज करेगा, और 1/r इंक्रीज करेगा तो -1/r डिक्रीज करेगा। माइनस लगाने से साइन चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूं। चलो यहां पर जैसे 3 और 2 में कौन सी वैल्यू ज्यादा है, 3 वैल्यू ज्यादा है। बट अगर मैंने माइनस का साइन लगा दिया, अब मैंने पूछा बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, तब ये वाली वैल्यू ज्यादा है। तो माइनस का साइन करने पे साइन क्या हो जाता है, ये वाला चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मैंने क्या किया, अगर 1/r बढ़ेगा तो -1/r क्या होगा, कम होगा, और -1/r कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। यानी यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यानी यहां से हम लोगों को एक आइडिया लग गया
कि नेचर में कोई भी प्रोसेस क्यों होती है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए होती है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो चलो मैं सबको रफ करता हूं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बच्चों नेचर में ये देखा गया है कि नेचुरली कोई भी प्रोसेस होती क्यों है, स्टेबल होने के लिए होती है। और सब स्टेबल होने के लिए कर क्या रहा है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। ये आ रही बात समझ में आप लोगों को? अभी 3 एग्जांपल लेके प्रूव कर दिया हम लोगों ने। आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड क्यों बनता है। बॉन्ड बनेगा तब भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो हर जगह हम लोग देखेंगे, हर जगह सिस्टम करना क्या चाह रहा है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाह रहा है। आ रही बात समझ में? तो बताओ कोई भी प्रोसेस होने का रीजन क्या होगा? मैं इसका आंसर लिख सकता हूं, देखो बच्चों नोट कर लो इसको। नेचर में कोई भी प्रोसेस क्यों होती है, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है नेचुरल प्रोसेस। तो कोई भी नेचुरल प्रोसेस क्यों होती है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए होती है। क्लियर है? और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है? तो बच्चों देखो, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इससे हम लोगों को यह आइडिया लग गया कि नेचर में कोई भी नेचुरल प्रोसेस क्यों होती है, स्टेबल होने के लिए होती है। और सारी प्रोसेस स्टेबल होने के लिए क्या कर रही है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रही है। क्लियर है? यानी यहाँ से एक स्टेबिलिटी का रूल बन गया कि जब जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तब तब स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया लिख लेते हैं। स्टेबिलिटी कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तब स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है? चलो ठीक है। अब मेरे को थोड़ा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं आपको मैं। अब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती क्यों है, वो भी स्टेबल होने के लिए होगी। अब बताओ वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगी। तो देखो केमिकल रिएक्शन में पोटेंशियल एनर्जी ना बोल के हम लोग वहां पे क्या टर्म यूज करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। यानी यहां पर जो फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी है वही केमिकल रिएक्शन में क्या होगी, गिब्स फ्री एनर्जी। दोनों मतलब यहां सेम है। आ रही बात समझ में? यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, स्टेबल होने के लिए होती है। और स्टेबल होने के लिए केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, वो अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को डिक्रीज करेगा। आ रही बात समझ में? दुनिया में कोई भी रिएक्शन, ठीक है ना, अगर हो रही है यानी उसमें जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी, अदरवाइज वो रिएक्शन होगी नहीं। आ रही बात समझ में? अब ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम लोग क्लास 11 का चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो तब तक का वेट करो। बस आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो भी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। बट रिएक्शन के टाइम हम लोग क्या बोलेंगे, अगर रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, तुम्हारी नेचुरल होगी। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। अब इसको नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूं। नोट हो गया होगा अब तक? तो देखो मैं रफ करता हूं इसको।
तो देखो चलो तो थोड़ा बहुत आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको भी थोड़ा बहुत क्या होगा, आइडिया लग जाएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी आपके लिए बहुत ही नया टर्म है, तो इतनी टेंशन मत लेना, हम लोग धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो हम लोग थोड़ा बहुत गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। और जब भी कोई रिएक्शन लिखते हैं तो जो हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, क्लियर है। तो बच्चों देखो मैंने मान लिया कि जो रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी है वो कितनी है, कैपिटल G1 है, और जो प्रोडक्ट की वैल्यू है कितनी मान ली मैंने, कैपिटल G2 मान ली। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शन के टर्म में गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये मान लेना है कि वैल्यू G1 है और ये वैल्यू G2 है, ठीक है। अब हम लोग चेंज कैसे निकालते हैं, तो चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल यानी प्रोडक्ट माइनस इनिशियल मतलब रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से निकालते हैं तो ये G2 माइनस G1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात है आप लोगों को, चलो फिर ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पहली कंडीशन क्या मान ली, इफ मैंने मान लिया G1 की वैल्यू G2 से ज्यादा है। अगर G1 की वैल्यू G2 से ज्यादा है यानी ये वाली वैल्यू ज्यादा है, मतलब माइनस वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। इसका मतलब जो डेल्टा G की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। अब वैल्यू निगेटिव मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा थी, ये वाली वैल्यू कम है, यानी जब रिएक्शन हुई तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। आ रही बात समझ में, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। और जब गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक है ना, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिएक्शन या फिर नेचुरल प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस मतलब होता है नेचुरल। अब मैं बात करूं कौन कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, जैसे कि मान लो जो जो प्रोसेस नेचुरल होगी, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहां बनो मैंने अपने हाथ में भी आइस ले लिया, तो अगर आप आइस लोगे तो क्या होगा, वो मेल्ट कर जाएगा, क्लियर है। क्यों मेल्ट कर जा रहा, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर क्या होगा, आइस हमेशा मेल्ट कर जाएगा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर आप दो गैसेस रख दो तो दोनों गैसेस आपस में मिक्स कर जाएंगी, तो ये प्रोसेस भी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, क्लियर है। आपने एक बॉल को होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे आप छोड़ोगे तो बॉल हमेशा नीचे जाएगी, तो ये नेचुरली जा रही है ना, तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यदि कोई भी प्रोसेस जो अपने आप हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, क्लियर, या फिर नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस मतलब क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, कोई भी प्रोसेस क्यों होती है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है, और स्टेबल होने के लिए क्या करेगी प्रोसेस, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगी, और उसी पोटेंशियल एनर्जी का नाम यहाँ पे क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। यानी कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए होती है। आ रही बात समझना बच्चों आप लोगों को। फिर देखो सेकंड इसमें डिस्कस करते हैं। देखो मैंने बोल दिया कि मान लो G1 की वैल्यू क्या है, G2 से कम है, ये भी हो सकता है, क्लियर है। अगर ये हो गया यानी G2 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव वाला टर्म डोमिनेट करेगा, यानी डेल्टा G की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर पॉजिटिव आएगी, क्लियर है। और पॉजिटिव मतलब यानी ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज्यादा है, मतलब वैल्यू जब रिएक्शन हुई तो वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो इसका मतलब क्या होता है, G क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, क्लियर है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर प्रोसेस। यानी जब डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जब डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव होती है तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस का अपोजिट होता है, यानी अगर आप हाथ में आइस रखोगे तो मेल्ट कर जाएगा, तो मेल्टिंग ऑफ आइस अबव 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बट अगर आप हाथ में क्या ले लो, वाटर ले लो, तो वो आइस तो नहीं बनेगा ना,
तो वाटर आइस नहीं बनेगा, इसका मतलब वो कौन सी प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होती है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप नहीं होती है, उसको आपको करना पड़ता है किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से। बच्चों वाली बात समझ में आप लोगों को? अब देखो इसी में मैं थर्ड पार्ट डिस्कस करता हूं। थर्ड पार्ट, अगर मैंने मान लिया इफ G1 और G2 की वैल्यू इक्वल है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा जी की वैल्यू, देखो ये दोनों बराबर है तो डेल्टा जी मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, 0 आएगी मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी? चेंज ही नहीं हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एट रिएक्शन कहां पर है? इक्विलिब्रियम पर है। क्लियर है? तो जब जब डेल्टा जी क्या होता है? निगेटिव होता है तो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर 0 है इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। क्या बच्चों आ रही है आपको बात समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है ना? तो आप इसको नोट कर लो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, या मैं चलो थोड़ा और बता देता हूं उसके बारे में। ठीक है ना? तो आप इसको नोट करो। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने नोट कर लिया होगा, मैं रफ करता हूं। तो बच्चों देखो, गिब्स फ्री एनर्जी आपको बहुत ही न्यू टर्म लग रहा होगा, तो आप टेंशन मत लो, बस मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि नेचर में कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस होती क्यों है। ठीक है ना? तो उसको समझाने के लिए मुझे ये टर्म ऐड करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में अभी पहले से ही बता देता हूँ। तो देखो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं इसी में। देखो मैं आपको बताता हूँ कि चलो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, और फिर मैं चलो इसमें यहां बता दूंगा आपको, चलो पहले ही बता देता हूं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब होता है कि मान लो कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होगा? डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। क्लियर है? तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मैंने बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। यानी ये जो रिएक्शन होगी किस डायरेक्शन में, यानी यहां पर क्या होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा? नेचुरली बनेगा। क्लियर है? और नेचुरली बनेगा यानी ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी अगर मैं पूछूं तो ये कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। आ रही बात समझ में? यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, वो भी कौन सी डायरेक्शन होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है आप लोगों को? तो इतनी टेंशन मत लेना, ठीक है ना? अभी सेकंड पार्ट देखो, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। तो देखो बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या होगा? अगर मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और ये बोल दिया कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, यानी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नेचुरली तो नहीं बनने वाला, मतलब ये नेचुरली तो नहीं बनेगा। क्लियर है? इसका मतलब अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो क्या होगा? अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है यानी इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या है आपकी? कम है, और इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो अगर आप इसको चेंज कर दो, यानी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दो, तो उस केस में क्या होगा? डेल्टा जी मतलब फिर क्या होगा? इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। कब? जब आप इसको चेंज करोगे। ठीक है? यानी डेल्टा जी पॉजिटिव है तो उसको डेल्टा जी निगेटिव बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दो। इसका सिंपल सा बस ये मतलब हुआ कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अगर फॉरवर्ड में नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन सेम कंडीशन पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा।
समझ रहे हो बात को? यानी यहां पर स्पॉन्टेनियस में रिएक्शन सिर्फ कहां जाती है? एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है। जबकि यहां मतलब पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। आधी बात समझ में? चलो मैं थर्ड पार्ट भी इसका डिस्कस कर दे रहा हूं, जो भी मैंने पढ़ाया था। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा? जैसे मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दिया हुआ है और बोलेगा कि मान लो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? 0 है। समझ पा रहे हो आप लोग? अब देखो डेल्टा जी 0 मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा। समझे बात को? डेल्टा जी 0 मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी एंड दोनों सेम रेट से जाएंगे। क्लियर है? और दोनों सेम रेट से जाएंगे तो आपको लगेगा कि रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं रही है, यानी रिएक्शन के बीच में क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम रहेगा। यानी जब जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी तब तब ये वाला साइन आएगा। और ये वाला साइन आपने देखा भी होगा या फिर आप पढ़ोगे क्लास 11th में, एक इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वाला साइन आएगा। तो जहां जहां ये वाला साइन लगा होता है इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और रिएक्शन बैकवर्ड भी आ रही है और दोनों सेम रेट से हो रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में जा रही है और इसका मतलब सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, उसका मतलब भी सिंगल डायरेक्शन। क्लियर है? तो गिब्स फ्री एनर्जी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो ये रिएक्शन नेचुरली होगी क्योंकि वैल्यू क्या है? निगेटिव है। बट अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो नेचुरली नहीं होगी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। बट हाँ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा। बच्चों समझ रहे हो बात को? और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बताता हूं, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। तो मैं लिख देता हूं, तो नेचर में जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं? स्पॉन्टेनियस होती हैं। आ रही बात समझ में? तो बच्चों नोट कर लो इसको। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? तो अब हम लोग इसके जस्ट बाद डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड क्या होता है या बॉन्ड कैसे बनता है या फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। ठीक है ना? हमेशा कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज ही क्यों होती है, एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती, या फिर जब भी कोई बॉन्ड को ब्रेक करो तो एनर्जी देनी क्यों पड़ती है। क्लियर है? तो वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहले आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म होने के पीछे रीजन क्या होगा, या फिर बॉन्ड लेंथ क्या होती है, या फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। ठीक है ना? तो कोई भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा क्या होती है? रिलीज होती है। रिलीज क्यों होती है? एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती? या फिर किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तब रिलीज क्यों नहीं होती। तो वन बाय वन हम लोग सारे डाउट्स क्लियर करेंगे अपने। ठीक है ना? तो पहले मैं बताता हूं कोई भी बॉन्ड बनता क्यों है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है कि कोई भी प्रोसेस क्यों होती है? स्टेबल होने के लिए। वैसे केमिकल बॉन्ड भी क्यों बनता है? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बनता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब स्टेबल होने के लिए क्या होगा? स्टेबिलिटी के दो क्राइटेरिया देखे थे कि सब स्टेबल होने के लिए क्या कर रहे थे? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। तो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड भी क्या करेगा? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। या फिर अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का नाम क्या दिया गया था? गिब्स फ्री एनर्जी दिया गया था। मतलब वहां पर क्या हो रहा था? गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही थी। क्लियर है? और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, ठीक है ना, वो टोटल एनर्जी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एनर्जी तो बहुत से टाइप की होती है। एक होती है गिब्स फ्री एनर्जी होती है, एक होती है टोटल एनर्जी होती है,
फिर ठीक है, और एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी हो गई, दुनिया के 1000 टाइप की एनर्जी है। तो बच्चों देखो, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी बॉन्ड बनता क्यों है, बॉन्ड के बनने के पीछे रीज़न क्या होता है, या फिर जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज क्यों होती है, एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती, या जब भी कोई बॉन्ड को ब्रेक करो तो एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी रिलीज क्यों नहीं होती, इनके पीछे रीज़न क्या है। वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं आज हम लोग। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का, कोई भी केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्रोसेस क्यों होती है, स्टेबल होने के लिए होती है। ठीक वैसे ही कोई भी केमिकल बॉन्ड क्यों बनेगा, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बनेगा, यानी वो भी स्टेबल होने के लिए बनेगा। क्लियर है। अब स्टेबिलिटी के 2 ही क्राइटेरिया थे, जब जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी तब तब स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहां पे स्टेबल होने के लिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। देखते हैं कैसे डिक्रीज करेगी। और एक क्राइटेरिया और पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर रिएक्शन हो रही है तो वहां पर क्या होगा, रिएक्शन में उसी पोटेंशियल एनर्जी का नाम हम लोग ने क्या दिया था, गिब्स फ्री एनर्जी दिया था। तो जब जब गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगी तब तब क्या होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब नेचुरल होगी। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज वो लेक्चर देख के आइए, उसके बाद ये देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। जैसे मान लो ये ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट को मान लो मैंने 1000 किलो जूल की एनर्जी दी। क्लियर है। अब इस ट्यूबलाइट का काम क्या है, अभी रोशनी देना है। क्लियर है। अगर इस ट्यूबलाइट को मैं मान लो 1000 किलो जूल की एनर्जी दूंगा, मान लो अब ये ट्यूबलाइट गर्म भी तो होगी, मान लो 100 किलो जूल की एनर्जी वेस्ट हो गई, और इसने क्या किया, 900 किलो जूल की एनर्जी को रोशनी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब जो मैंने एनर्जी दी है 1000 किलो जूल, वो टोटल एनर्जी थी। क्लियर है। और 100 जूल एनर्जी तो वेस्ट हो गई, यानी बाकी की 900 किलो जूल जो एनर्जी थी, समझो जो 900 किलो जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, पूरी पूरी यूजफुल एनर्जी थी। तो उसी यूजफुल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। आदि बच्चों बात समझ में। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि जो 1000 किलो जूल की एनर्जी दी थी वो टोटल एनर्जी थी। टोटल एनर्जी डिफरेंट होती है। फिर 100 किलो जूल की एनर्जी वेस्ट हो गई, और 900 किलो जूल की जो एनर्जी थी वो यूजफुल एनर्जी थी, वही पूरी रोशनी में कन्वर्ट हो रही थी। और उसी यूजफुल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लास 11 में चैप्टर पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, तो बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वहां पर। तो वहां हम लोग पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो सब वहां पर आएगा। तो फिर हम लोग टॉपिक पर आते हैं, केमिकल बॉन्ड। कोई भी केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, स्टेबल होने के लिए बनता है। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा। अब देखते हैं कैसे डिक्रीज करता है। तो देखो बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोगों को पता है कि कोई भी अगर एटम हो तो उसके सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, मतलब उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है। फिर मैंने क्या लिया, यहाँ पे दूसरा एटम ले लिया, इसके भी सेंटर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन होगा। तो बच्चों देखो, दो एटम्स के बीच में मैं भी पहले ये बताता हूं कि कौन कौन से टाइप के फोर्स काम करते हैं। तो बच्चों देखो, ये निगेटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो निगेटिव निगेटिव मतलब सेम चार्ज, और सेम चार्ज में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। आधी बात समझ में। चलो मैं पूरा लिख देता हूं। अब देखो बच्चों, इसके प्लस चार्ज और इसके प्लस चार्ज में बताओ कौन सा फोर्स लगेगा। प्लस प्लस भी क्या है, सिमिलर चार्ज है, तो इनमें भी फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इतना भी समझ में आ रहा होगा आपको। अब मैं बात करूं, देखो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके प्लस चार्ज, इसमें भी फोर्स लग रहा होगा।
और ये अपोजिट चार्ज हो गए, क्योंकि ये माइनस है इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, तो माइनस प्लस में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। चलो बच्चों मैं ये भी लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके प्लस चार्ज में भी फोर्स लग रहा होगा, यानी इसके प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग रहा होगा, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? यानी एटम्स के बीच में दोनों टाइप के फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है। क्लियर है? तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो और आगे डिस्कस करते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। मैं बोला इफ फोर्स तो दोनों टाइप के हैं, अगर मान लो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाए, तो अट्रैक्टिव फोर्स अगर डोमिनेट करेगा तो बता दो एटम्स कहां जाएंगे? फोर्स तो दोनों टाइप के हैं, तो जब अट्रैक्टिव डोमिनेट करेगा तो एटम्स क्या होंगे? पास में आएंगे। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? क्लियर है? क्योंकि अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? एक दूसरे को खींचेंगे और खींचेंगे तो क्या होंगे? पास में आएंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाए, तो उस केस में क्या होगा? तो जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो दोनों रिपल्शन करेंगे तो दूर जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों एटम्स क्या करेंगे? दूर जाएंगे। ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब मैं थर्ड केस ले लिया, इफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स अगर मान लो दोनों बराबर हैं, तो एटम्स ना ही पास में आएंगे ना ही दूर जाएंगे। इसका मतलब एटम्स क्या होंगे? मान लो सेम डिस्टेंस है, मान लो यहां पर अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स बराबर है, तो दोनों एटम्स क्या रहेंगे? रुके रहेंगे। तो ये तीनों बातें समझ में आ रही है। अब सोचो बॉन्ड कैसे बनेगा? तो जब भी बॉन्ड बनेगा तो एटम को पास में आना पड़ेगा, तो ये एटम दूर जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स को पास आना पड़ेगा। एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है ना, जैसे H2 ले लो, O2 ले लो, N2 ले लो। क्लियर है? तो बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स को पास में आना पड़ेगा, और जब एटम पास में आएंगे तभी देखो, यानी बॉन्ड बनने की प्रोसेस यहां पर होगी। क्लियर है? और पास में आएंगे, मान लो जब दो एटम मान लो पास में आ रहे हैं, तो उनके दोनों के न्यूक्लियस पास में आ रहे हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पास में आ रहे हैं। तो जब दो एटम पास में आ रहे हैं, पास में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। बट वो पास में आते जाएंगे तो दोनों के रिपल्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा कि रिपल्शन फोर्स बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो क्या होंगे? अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एटम्स क्या होगा? एक जगह आकर रुक जाएगा, यानी यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। समझो बात को, मैं फिर से एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूं। बॉन्ड तभी बनेगा जब एटम पास में आएंगे, यानी यहां एटम दूर जा रहा है तो यहां बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड कहां बनेगा? एटम के पास में आने की प्रोसेस यहां चल रही है, तो यहां पे बॉन्ड के बनने की प्रोसेस चल रही है। क्लियर है? तो यहां बॉन्ड बनने की प्रोसेस चल रही है और यहां पे बॉन्ड बन चुका है। चलो मैं इसको बोर्ड को रफ करता हूं, फिर एक बार और अच्छे से समझाता हूं आपको, तब बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको कि बॉन्ड बन कैसे रहा एक्चुअली में। ठीक है ना? तो आप पहले इसको नोट कर लो। तो बच्चों देखो, मैं आपको एक बार और बताने को ट्राई करता हूं कि कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। क्लियर है? तो देखो, जैसे मैंने यहां पर एक चार्ज ले लिया, कौन सा चार्ज ले लिया? Q1 चार्ज ले लिया, और एक मैंने Q2 चार्ज ले लिया। क्लियर है? और इसके बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली? मान लो R डिस्टेंस है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में कि दो चार्ज के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? K Q1 Q2 बाई R। आ रहा बेसिक से समझ में आप लोगों को? तो दो चार्ज के बीच में इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। K मीन्स है कांस्टेंट, Q1 Q2 चार्ज है, R मतलब बीच की डिस्टेंस है। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। अब मैंने बोला कोई भी बॉन्ड कैसे बनता है। मान लो कि ये R की वैल्यू इन्फिनिटी है। ध्यान से देखना, मैंने बोल दिया कि मान लो इफ R जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो R इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या होगा? 1/∞ क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूं दो एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बना, यानी बॉन्ड बना तो कैसे बना, मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। क्लियर है? तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है? मान लो दो एटम पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, अगर उनको दोनों को बॉन्ड बनाना है तो दोनों को पास में आना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अब दो एटम पास में आएंगे तो उसका मतलब ये बीच में R जो है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा।
यानी पहले क्या था, इनफाइनाइट डिस्टेंस थी, अब बॉन्ड बनाना है तो पास में तो आना ही पड़ेगा दोनों को, और पास में आएंगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगी, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है। अब देखो इतना तो समझ में आ गया, दोनों में आर डिक्रीज करेगा। अब दोनों एटम पास में आएंगे क्यों, क्वेश्चन ये है, क्योंकि अगर दोनों एटम पास में आ रहे हैं तो उसमें कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा। जस्ट इसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने, यहां पे लिखा हुआ था हम लोगों ने। तो जब दो एटम पास में आ रहे हैं मतलब उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा। अब क्वेश्चन ये कि अट्रैक्टिव फोर्स किस में लगता है, सिमिलर चार्जेस में लगता है कि अपोजिट चार्जेस में लगता है, अपोजिट चार्जेस में लगता है। क्लियर है? तो यानी यहां पर आर कम कब होगा, जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, तभी डिक्रीज करेगा। क्लियर है? और अट्रैक्टिव फोर्स किस में लगता है वो भी मैं लिख देता हूं, अपोजिट चार्जेस में लगेगा। इसका मतलब ये दोनों जो चार्ज है वो दोनों चार्ज क्या है, अपोजिट चार्ज, यानी एक प्लस है दूसरा क्या है, माइनस है। क्लियर है? एक प्लस है तो मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला प्लस मान लिया, और ये माइनस है मतलब क्या हो गया, ये निगेटिव है। ठीक है? क्योंकि अपोजिट चार्ज होंगे तभी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा तभी क्या होगा, दो एटम पास में आएंगे। चलो यहां तक भी क्लियर हो गया। अब जब दो एटम पास में आ रहे होंगे तो आर की वैल्यू कम हो रही होगी, और जब जब देखो आर की वैल्यू कम होगी तो देखो यहां पर आपको क्या लग रहा है, देखो यहां पर देखना, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, और ये वैल्यू निगेटिव है। तो ओवरऑल अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, निगेटिव आएगी। तो चलो मैं इसको आपको लिख देता हूं, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो -1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ध्यान से देखो, मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है ना? तो ये ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो देखो फिर से मैं देखो बता रहा हूं कि दो एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, आर की वैल्यू कितनी थी, इनफाइनाइट थी, और जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। अब मैं बता रहा हूं कि दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे बन रहा है। बॉन्ड बनाना है तो दोनों एटम को पास में आना पड़ेगा, पास में तभी आएंगे जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कब करेगा, जब दोनों अपोजिट चार्ज होंगे। क्लियर है? और अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आएगा। क्लियर है? और अगर अपोजिट चार्ज हो गए तो दोनों पास में आएंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, यहां पर डिक्रीज करेगी, और अगर आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो मैं यहां से बोल सकता हूं 1/r क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। क्लियर है? और 1/r इंक्रीज करेगा तो मैं पूछ रहा हूं 1/r नहीं बताना है, मुझे बताना है -1/r बताओ, ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो अगर तुमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो मैं एक एग्जांपल यहां बता भी दे रहा हूं जैसे 2 और 3 में कौन सी वैल्यू ज्यादा है, 3 वैल्यू ज्यादा है, बट अगर मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया -3 और -2, अब बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, -2 ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में? तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या हो गया चेंज कर गया। क्लियर है? यानी ये अगर इंक्रीज करेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो -1/r डिक्रीज कर रहा, और -1/r क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, यानी अगर ये वाली वैल्यू डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो मैं लिख देता हूं कि ये वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यानी जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो दोनों एटम को पास में आना पड़ेगा, और जब दो एटम पास में आएंगे तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। आगे बात समझने बच्चों, देखो तो जब जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तब तब स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी बॉन्ड बनेगा, कोई भी बॉन्ड, ठीक है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यानी बॉन्ड बनता ही क्यों है, स्टेबल होने के लिए, और वो स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? अब एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करना मतलब क्या होता है, जैसे जैसे बॉन्ड बनता जा रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होने का मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। समझो बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मैंने रिलीज हो रही है, सॉरी, ठीक है ना।
तो कोई भी बॉन्ड क्यों बनता है? स्टेबल होने के लिए बनता है। स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा, यानी एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। यानी जब जब कोई बॉन्ड बनेगा तब तब उसकी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड है, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, अगर बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अगर आयनिक बॉन्ड बनेगा तब भी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। बट उस एनर्जी का नाम हम लोग क्या देते हैं? लैटिस एनर्जी नाम देते हैं। क्लियर है? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तब भी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। बट उस एनर्जी का नाम हम लोग क्या देते हैं? उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? तो चाहे आयनिक बॉन्ड बने चाहे कोवलेंट बने, दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज होने वाली है। ठीक है ना? तो बच्चों यहां पे नोट कर लो, इसको रफ करके मैं और थोड़ा अच्छे से समझाता हूं आपको। ठीक है ना? तो आप नोट करिए इसको। तो बच्चों अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया कि एटम्स में दोनों टाइप के फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो एटम दूर जाएगा, और जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो एटम पास में आएगा। क्लियर है? तो मान लो एक एटम ये दिया हुआ है और दूसरा एटम ये दिया हुआ है। क्लियर है? और मैंने यहाँ पे मान लिया कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा है? डोमिनेट कर रहा है। और जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा इसका मतलब दोनों एटम क्या होंगे? पास आएंगे। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। ठीक है? अब ये कितनी पास आएंगे? ऐसा तो नहीं होगा पास आते थे एक दूसरे में घुस जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। ठीक है ना? क्योंकि जब देखो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है तब तो ये पास आ रहे हैं, बट जैसे ही पास आ रहे होंगे, अब तुम ध्यान से देखो, इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन भी पास आ रहे हैं। इसका प्लस चार्ज, इसका प्लस चार्ज, वो दोनों भी क्या हो रहा है? पास आ रहा है। तो यानी जैसे जैसे पास आ रहे हैं दोनों के प्लस प्लस चार्ज पास आएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन पास आएंगे। यानी जब ये पास आते हैं तो अब क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर है? तो जैसे जैसे वो पास आ रहे होंगे तो मैं बोल रहा हूं इसका इलेक्ट्रॉन और इसका प्लस चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन इसके प्लस चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। यानी जब पास आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा बट रिपल्शन फोर्स ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर है? और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी आप बोलोगे मेन क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज कर रहा है। तो पहले अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था तो दोनों एटम पास में आ रहे थे। अब रिपल्शन फोर्स क्या होगा? जैसे जैसे पास में आएंगे रिपल्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते क्या होगा? बढ़ते बढ़ते एक टाइम बाद इसके बराबर आ जाएगा। तो जैसे इसके बराबर आएगा वो एटम क्या होगा? वहीं पर रुक जाएगा। क्लियर है? यानी यहां पर दो एटम्स क्या थे? अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा था तो पास में आ रहे थे। क्लियर है? अब ये दोनों क्या हो चुके हैं? यहां पर इक्वल हो चुके हैं, और जैसे इक्वल होंगे तो एटम क्या होगा? वहीं पर रुक जाएगा। तो अब हम लोग बोलेंगे कि इस एटम के बीच में क्या हो गया है? बॉन्ड बन गया है। क्लियर है? तो अब देखो बॉन्ड भी कई टाइप का होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेडियस का ग्राफ क्या होता है, वो सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लोग बहुत बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जब अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स बराबर आ जाएंगे तो मैं बोलूंगा बॉन्ड बन चुका है। और बॉन्ड बन गया है तो अब देखो इसके सेंटर से लेके जो इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? और हर किसी की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। जैसे क्लोरीन गैस है Cl2 है, उसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी। ठीक है? और तुमने मान लो Br2 ले लिया, Br2 की बॉन्ड लेंथ अलग होगी। ठीक है? बॉन्ड दोनों में सिंगल सिंगल है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। फिर आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। क्लियर है? तो इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो पहले ये समझ लो बात अच्छे से। ठीक है? तो इसको नोट करो, मैं और अच्छे से समझाने को ट्राई करता हूँ आगे। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी बॉन्ड क्यों बनता है? स्टेबल होने के लिए बनता है। और स्टेबल होने के लिए क्या हो रहा है? अपनी वो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? यानी जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो आयनिक बॉन्ड बनेगा तो भी रिलीज होगी, बट उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। वैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? तो जैसे बच्चों मान लो कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, किसमें बन रहा है? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में। ठीक है? तो बॉन्ड बनेगा मतलब क्या होगा? Cl2 बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो और बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगी।
और उस रिलीज एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो चलो मैंने मान लिया कि एग्जांपल लिया कि मान लो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये Cl2 बन गया, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो मैंने मान लिया कि x किलो जूल की एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। ये जूल लिखा हुआ है, ठीक है, किलो जूल। तो मैं बोलूंगा कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है? x किलो जूल है। किसकी x किलो जूल है? क्लोरीन की। क्लियर है? अब देखो इसी को मैं एक फॉर्म में और लिख सकता हूं। मान लो इसी रेशियो में रिवर्स कर दिया, रिवर्स करोगे तो क्या होगा? Cl2 प्लस x किलो जूल, तो यहां पे क्या होगा? Cl प्लस Cl बन गया। ठीक है, अब देखो यहां पर जब बॉन्ड बन रहा था तो एनर्जी क्या हो रही थी? रिलीज हो रही थी। प्रोडक्ट में लिखा है मतलब रिलीज हो रही है। यहां पर देखो बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूं तो एनर्जी क्या हो रही है? देखो रिएक्टेंट में लिखी है मतलब एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहां से आपको याद रखना है जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, और जब भी कोई बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। क्लियर है? कितनी एब्जॉर्ब होगी या कितनी रिलीज होगी? जितनी उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। समझो बात को? तो ये आपको अब याद रखना ही रखना है कि जब भी कोई बॉन्ड बनेगा, चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिलीज होगी। और जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी। और अगर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। अगर आयनिक बॉन्ड को तोड़ोगे तो कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? लैटिस एनर्जी। बट दोनों का नाम अलग अलग है, ठीक है ना, बट एनर्जी तो हमेशा आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है आप लोगों को? तो बच्चों देखो इसको नोट कर लो। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? तो दोनों ही डेफिनेशन है बॉन्ड एनर्जी की। तो बॉन्ड को एक मोल, ठीक है ना, मोल हम लोग आगे पढ़ेंगे, 1 मोल Cl2 जब फॉर्म होगा, ठीक है ना, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। या फिर 1 मोल Cl2 को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? तो लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसको नोट कर लो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो नोट करिए अब इसको। तो बच्चों देखो अब मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। जैसे कि मान लो बच्चों क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, मान लो Cl2 बॉन्ड बन गया और यहाँ पर 5 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो गई। इसका मतलब ये एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये एनर्जी क्या हो गई? बॉन्ड एनर्जी हो गई। यानी क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है कितनी हो गई? 5 किलो जूल हो गई। क्लियर है? तो अगर अब देखो क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? 5 किलो जूल एग्जैक्ट। तो जब 5 किलो जूल एनर्जी दोगे तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो 5 किलो जूल एनर्जी आपने नहीं दी तब क्या होगा? या फिर इससे ज्यादा एनर्जी दे दी तब क्या होगा? आ रही बात समझ में? तो देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं चलो एक पहला केस ले रहा हूं। इफ मान लो मैंने इसको क्लोरीन को एनर्जी कितनी दी? Cl2 है, मैंने मान लो इसको 5 किलो जूल की एनर्जी दे दी एक केस में। तो जैसे आप 5 किलो जूल की एनर्जी दोगे तो यहां पर क्या होगा? क्लोरीन क्लोरीन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि क्लोरीन को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड बना था तो 5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो ब्रेक करने के लिए भी कितनी चाहिए? 5 किलो जूल की एनर्जी चाहिए, तो क्लोरीन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब अगर सपोज करो मैंने क्या किया, क्लोरीन को मैंने 5 किलो जूल की एनर्जी ना देके मैंने कितनी दे दी? मान लो 7 किलो जूल की एनर्जी दे दी, तब क्या होगा? तब भी क्लोरीन ब्रेक हो जाएगा। बट यहां पर बाकी देखो उसको चाहिए 5 किलो जूल की एनर्जी थी ब्रेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी 5 किलो जूल थी, बट मैंने इसको दे कितनी दी? 7 किलो जूल की दे दी। तो बॉन्ड तो टूट जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट बाकी की जो एक्स्ट्रा 2 किलो जूल एनर्जी है वो कहां गई? क्या लगता है आपको?
तो जो बाकी की जो डिफरेंस आता है 2 किलो जूल की एनर्जी, वो बाकी की इनकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी में देखो कैसे कन्वर्ट होगी। तो देखो यहां पर क्या होगा, कितना मैंने डिफरेंस दिया इसमें, 7 - 5। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 किलो जूल मैंने दी है और 5 किलो जूल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए थी। तो मैंने कितने किलो जूल एक्स्ट्रा दी है, 2 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा दी हुई है। क्लियर है? तो यानी इतने किलो जूल जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी 2 क्लोरीन एटम में डिवाइड होगी, मानी 2 किलो जूल है एनर्जी, वो अब इन दोनों में डिवाइड होगी। तो अब कैसे डिवाइड होगी, तो हम लोग मानते हैं कि जो इक्वली डिवाइड होगी, यानी 1 किलो जूल इसमें डिवाइड होगा और 1 किलो जूल इसमें डिवाइड होगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी आएगी, तो तुम्हें डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आएगा, ठीक है ना, ये समझो, पर एटम भी नहीं होगा, पर मोल एटम होगा। ठीक है, तो आधी बात समझ में। तो आप जो भी यहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे वो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी एक्स्ट्रा का। ठीक है ना, और वो 2 में डिवाइड हो रही, इसलिए हमने डिवाइड बाई 2 किया। तो पर एटम में कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, 1 किलो जूल किसके पास आएगी, 1 किलो जूल किसके पास आएगी। यानी आप इसको 1 मोल को ब्रेक करोगे तो ये 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा। तो पर मोल Cl एटम कितनी एनर्जी आएगी, 1 किलो जूल और 1 किलो जूल। आ रही बच्चों बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर अगर मैंने क्या किया, क्लोरीन है, अगर मैंने मान लो उसको 3 किलो जूल की मान लो मैंने एनर्जी सप्लाई कर दी, तो अब बताओ क्या होगा बच्चों, क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? उसकी बॉन्ड एनर्जी तो 5 किलो जूल है, 5 किलो जूल दोगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 5 से ज्यादा दोगे तब भी ब्रेक हो जाएगा, और बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर मैंने उससे कम दिया देन क्या होगा, अब बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होने वाला। क्लियर है? तो यहां पर Cl2 का तो Cl2 ही रहेगा, बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हुआ। अब बताओ क्या होगा, थोड़ा सोच कर बताओ, या अगर आपको पता है तो पहले से तो फिर कमेंट कर दो, कमेंट करके बताओ। तो देखो बच्चों यहां पर डिफरेंस क्या होगा कि देखो यहां पर क्लोरीन है, पहले देखो यहां पर क्या था, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच की देखो डिस्टेंस क्या थी, बहुत ज्यादा थी। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा हुआ है, जब 2 एटम पास में आते हैं तो उनके बीच की एनर्जी क्या होती है, उनके बीच की डिस्टेंस कम होती है। क्लियर है? तो देखो बच्चों पहले इसकी क्या थी, देखो क्लोरीन अभी भी बना हुआ है, और यहां पर भी देखो क्या हुआ है, क्लोरीन अभी भी बना हुआ है। तो क्या हुआ यहां पर, इसकी देखो अब क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना है तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बेटा देखो बच्चों पहले इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी थी, 5 किलो जूल थी, अभी भी क्लोरीन क्लोरीन में बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर है? और इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है तो भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसको देने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए आपको, इसको 5 किलो जूल देनी पड़ेगी, तब बॉन्ड टूटेगा। बट आपने 5 किलो जूल नहीं दी, आपने कितनी दी, 3 किलो जूल दी। यानी इसकी जो बॉन्ड एनर्जी बची हुई है वो कितनी बची हुई है, 2 किलो जूल बचा हुआ है। क्योंकि देखो छोटे बॉन्ड है बड़े बॉन्ड है, छोटे बॉन्ड और बड़े बॉन्ड में कौन से बॉन्ड जल्दी टूटते हैं, छोटे बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और बड़े बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो ये देखो छोटा बॉन्ड है तो ये स्ट्रांग बॉन्ड है, तो स्ट्रांग बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। कितनी लग रही है, 5 किलो जूल लग रही है। बट मैं अगर इसकी बात करूं, ये बड़ा बॉन्ड है, बड़े बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी क्योंकि वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, कम लगेगी, कितनी लगेगी, 5 किलो जूल से तो कम लगेगी। अब 3 किलो जूल तुमने ऑलरेडी दे रखा है इसको, यानी इसको तोड़ने में कितनी लगेगी, 2 किलो जूल लगेगी। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो अगर आपने बॉन्ड एनर्जी से कम एनर्जी दिया तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड तो बना ही रहेगा, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। यहां पे एटम्स दोनों थे, जो बॉन्ड बना था एटम थोड़े पास में थे, अब यहां पे एटम्स क्या हो गए, थोड़े से दूर हो गए। बॉन्ड बनने का मतलब जानो क्या होता है, जब 2 एटम पास में आ रहे होते हैं तो बॉन्ड बनने की प्रोसेस हो रही होती है, और जब 2 एटम दूर जा रहे होते हैं मतलब बॉन्ड टूटने की प्रोसेस हो रही है। तो यहां से देखो एटम क्या होगा, थोड़ा दूर चले गए ना, यानी यहां पे बॉन्ड टूटने की प्रोसेस चल रही है, बट अभी भी बॉन्ड टूटा नहीं है। क्या समझ पा रहे हो बच्चों यहां पर? क्लियर है?
तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं रफ करता हूँ इसको। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी कि कोई भी बॉन्ड क्यों बनता है, स्टेबल होने के लिए बनता है, और स्टेबल होने के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा, ठीक है। और एनर्जी डिक्रीज करेगा मतलब एनर्जी क्या होगी, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और उस एनर्जी को क्या बोलोगे, कोवलेंट बॉन्ड के केस में बोलोगे बॉन्ड एनर्जी।